हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स को लेकर। इसके पहले मेरा 3 वीडियो आपके पास आया होगा। पहला था सिलेबस से रिलेटेड 11th का जो फिजिक्स का सिलेबस है, क्या पढ़ना है उसके बारे में बताए थे। दूसरा वीडियो आया था फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार जो है उसके बारे में आपको बताया गया था। तीसरा वीडियो आया था आपके पास यूनिट के बारे में। और फोर्थ वीडियोस आज जो हम लेकर के आए हैं वो है दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और जितने इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो सारा का सारा हम लेकर के आपके साथ आए हैं। और आप शुरू से अंत तक उसको कॉपी में पेन की सहायता से नोट कर लेंगे और रिकॉल करते रहेंगे। ये आपके लिए हर कंपटीशन में आपको फ़ायदा करेगा। 11th का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस इसी यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक्स है उसी से आता है। आइए पहले देखते हैं हम लोग डायमेंशन किसको कहते हैं। तो आपको इसके पहले बताया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार का होता है। एक बताया था आपको हम बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और तीसरा था डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे मूल राशि, फिर पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को हमने आपको बताया था जो राशि मूल राशि पर निर्भर करती है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हमने दिया था। तो एक एग्जाम्पल हमने आप मान लीजिए सपोज है कि ये चाल है। चाल को आप लिखते थे वहां पर से दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी को हम लिखते थे लंबाई और समय को समय ही लिखते हैं। अब इसका आपको लिखना है व्युत्पन्न मात्रक इसका लिखना है। तो व्युत्पन्न मात्रक कैसे लिखेंगे? लंबाई का व्युत्पन्न मात्रक हो गया मीटर और समय का हो गया सेकंड। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, m ऊपर है इसको आप +1 मान सकते हैं और s नीचे है ये +1 मान सकते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया -1। तो अब देखिए चाल का व्युत्पन्न मात्रक लिखने के लिए आपको मूल मात्रक, देखिए लंबाई का जो मूल मात्रक है उस पर +1 पावर देना पड़ा और समय का जो मूल मात्रक है उस पर -1 पावर देना पड़ा। तो ये जो आप पावर दिए हैं ना, यही पावर डायमेंशन कहलाता है इस राशि का, बीमा का। तो डिफिनेशन क्या हुआ? किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक लिखने के क्रम में मूल मात्रक पर जो पावर देना पड़ता है, जो घात देना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं उस भौतिक राशि की बीमा। ये आपको हमने यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक के रूप में समझाया। अब आप इसका डिफिनेशन अगर नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक लिखने के क्रम में मूल मात्रकों पर दिए गए घात मतलब पावर को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं, उसको डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन लिखने के लिए कुछ सिंबल है, बीमा के लिए आवश्यक संकेत है। क्या क्या है? देखिए पहला लंबाई देख रहे हैं आप, यहाँ पर लेंथ है, लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। लेंथ का जो पहला लेटर है उसी को हम लोग डायमेंशन के रूप में लिखते हैं। एल लिखें, कैपिटल ब्रैकेट से घेर भी सकते हैं, नहीं तो खुला भी लिख सकते हैं। तो लेंथ हो गया आपका, डायमेंशन हो गया। किसके लिए? लेंथ के लिए डायमेंशन क्या हो गया? एल। उसी प्रकार दूसरा है द्रव्यमान, अंग्रेजी में इसको मास कहते हैं। पहला लेटर एम है तो उसको हम लोग एम लिखेंगे। समय का टाइम हो गया, टाइम का पहला लेटर टी है तो ये टी लिखेंगे। टेम्परेचर मतलब तापमान, इसका पहला लेटर टी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए टाइम का भी टी है और टेम्परेचर का भी टी है। तब आप अगर यहाँ पर भी टी लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि टी इज फॉर टाइम और फॉर टेम्परेचर। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया गया है, इसका जो एसआई यूनिट होता है केल्विन, उसी का कैपिटल फॉर्म में हम लोग डायमेंशन में यूज करेंगे, या नहीं तो फिर थीटा लेंगे। इसलिए टेम्परेचर का डायमेंशन हम लोग के लिखेंगे या नहीं तो फिर थीटा का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए, विद्युत धारा के लिए आई लिखा जाता है, या नहीं तो विद्युत धारा का जो यूनिट है एम्पियर, उसका भी कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी है। इस प्रकार का फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशन हम लोग इसकी सहायता से लिख सकते हैं। कुछ ऐसा भी क्वांटिटी होता है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, उसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहेंगे हम लोग, बीमाहीन राशि कहेंगे।
किसको माना जाएगा? जैसे यहाँ पर देखिए हमने दिया है प्योर नंबर, शुद्ध राशि, हाफ, 1/2, 2 है, 5 है, 1/8 है, 500 है, 1000 है, किलोमीटर, जो भी है उसका जो प्योर नंबर है जिसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, मीटर नहीं लगा हुआ है या कुछ नहीं लगा हुआ है, वो प्योर राशि होगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब ये इसमें से कुछ नहीं आता है। रेशियो जिसको अनुपात कहते हैं हम लोग, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड बटे 10, 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, फिर इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसलिए ये हो गया अनुपात, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। पाई, पाई आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 यानी कि 3.14, दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस या हम लोग इसको कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गुणक जिसको कहते हैं, log x स्क्वायर, log sin x, these all are dimensionless। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको चर घातीय कहते हैं, e to the power something, e to the power something, e to the power x, e to the power sin x, ये सब के सब डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। अब इसका हम उदाहरण निकाल के दिखाएंगे कैसे कैसे किसी का निकाला जाता है, आपको डायमेंशन कैसे निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक पहला क्वांटिटी लिया है चाल, स्पीड, स्पीड हो गया, फॉर्मूला हो गया दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखेंगे लंबाई बटे समय, लेंथ बाय टाइम। लंबाई का डायमेंशन देखिए यहाँ पर l है, तो हम यहाँ पर लिख दिए l। टाइम का डायमेंशन यहाँ t है, तो हमने लिख दिया t। इस t को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर आपको कंसीडर करना है कि +1 पावर है, ऊपर चला गया -1 पावर। मास इसमें नहीं है, मास नहीं है, तो हम लोग मास पर यहाँ पर दे दिए पावर 0। l 1 है, +1 t -1, तो आप कह सकते हैं कि ये जो चाल है इसका डायमेंशन हो गया द्रव्यमान में, मास में 0, लंबाई में +1 और समय में, टाइम में -1 है। मतलब स्पीड क्वांटिटी का जो निर्माण हुआ है, चाल राशि का जो निर्माण हुआ है, तीन राशियों से, 2 राशियों से हुआ, किससे, लंबाई और समय से। लंबाई भी एक बार आया है, समय भी एक बार आया है, समय नीचे है इसलिए -1 आ गया आपको। तो ये इस तरह से हम किसी को समझा सकते हैं कि डायमेंशन के द्वारा आप बता सकते हैं कि डायमेंशन क्या बताता है, किसी भौतिक राशि का निर्माण किन किन राशियों से हुआ है और वो राशियां कितनी बार आई हैं, ये डायमेंशन बताता है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं क्षेत्रफल, एरिया, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका अगर आप यहाँ से बीमा लिखना शुरू करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सबका बीमा लेंथ के रूप में ही लिखाएगा। तो यहाँ पर लंबाई के लिए भी L लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी L लिखेंगे, तो इसको हो जाएगा L2। मतलब क्षेत्रफल में, एरिया में लंबाई 2 बार आया है, वो आपको बता रहा है उसके साथ। तीसरा क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसका SI यूनिट भी निकाल करके दे सकते हैं, तो SI यूनिट में लिखेंगे मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये समझने के लिए आप दोनों को एक साथ यहाँ पर ले सकते हैं उसके साथ, आपको ताकि क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसका अगर SI यूनिट भी आप यहाँ से लिखना चाहेंगे तो ये समझ जाएंगे मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तीसरा जैसे लेते सकते, मान लीजिए आप आयतन, आयतन अगर यहाँ से लेते हैं, आयतन को अंग्रेजी में जानते हैं आप, कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको होना चाहिए, इस तरह से यहाँ लिखे थे तो वही फॉर्मूला होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई या ऊंचाई जो कहेंगे, लेंथ, LBH, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या LBD, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस जो कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसका आप बीमा लिखेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तीनों के लिए L आएगा, लंबाई भी लेंथ, चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ ही है, मोटाई भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो 3 जो लेंथ आएगा L, 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 ये हो जाएगा LQ, ये LQ हो जाएगा इस तरह से। मतलब आयतन का जो निर्माण हुआ है 3 बार लंबाई के आने से हुआ है, एक बार लंबाई, दूसरे में छोटा है, उससे चौड़ा है, उससे बाद ये मोटाई आ गया। इसका भी अगर आप यहाँ से SI यूनिट लिखना चाहेंगे, SI यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, घन मीटर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घन मीटर के रूप में कर सकते हैं।
बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर में है 4 डेंसिटी, घनत्व। 4 नंबर में आपका घनत्व है। देखिए डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मूला याद है आपके पास तो डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से निकाल लेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास बाय वॉल्यूम। तो मास का जो डायमेंशन है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का डायमेंशन आप जानते हैं m, और वॉल्यूम का इसके जस्ट पहले निकाले थे 3 नंबर में। हम यहाँ जो निकाल रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ताकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो मास का हो गया आपको m, और वॉल्यूम का अभी निकाले थे LQ, m/LQ। तो LQ को ऊपर ले जाएंगे तो ml-3, ये इसका डायमेंशन हो गया। अगर इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे तो मास का हो गया किलोग्राम और लेंथ का हो गया मीटर, इसमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट नंबर 5 में है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। स्पीड का था डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन जो है वो भी एक प्रकार का लेंथ है, मतलब इसका भी डायमेंशन l होगा और टाइम का t होगा, इसलिए lt-1, और ऐसा यूनिट भी वही हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, वेग बटे समय। तो वेग का डायमेंशन देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम lt-1, यहाँ लिख दिया lt-1 और टाइम का t लिख दिए। तो lt-1 बाय टाइम हो गया, तो t एक तो और बढ़ गया, lt-2 हो गया। अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ये डायमेंशन हो गया, यूनिट निकालेंगे तो लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड इसका होगा। नेक्स्ट हो गया गुरुत्वीय त्वरण g। तो किसी प्रकार का एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या जनरल एक्सेलरेशन हो, सबका डायमेंशन वही होगा lt-2 और यूनिट वही होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर है 8 फोर्स, बल। फॉर्मूला याद होना चाहिए, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ लिखे हम लोग द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का डायमेंशन आप जानते हैं, यहाँ लिखे हैं m, और त्वरण का देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है, त्वरण का सामने लिखा हुआ है lt-2। तो ये हो गया m और lt-2, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2। ऐसा यूनिट लिखेंगे तो द्रव्यमान का आप जानते हैं किलोग्राम और त्वरण का जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। मतलब 1 न्यूटन का मतलब हो गया 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कोई फोर्स किसी 1 किलोग्राम के बॉडी पर लगकर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो उस फोर्स को कहेंगे हम लोग 1 न्यूटन। नेक्स्ट है वेट, भार। भार भी एक प्रकार का बल है। तो जो बल का जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, वही बल उसका भार कहलाता है। इसलिए बल का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही भार का भी होगा, इसलिए इसका भी फॉर्मूला वही हो गया mg, इसको कह सकते हैं मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डायमेंशन वही होगा mlt-2 और यूनिट वही होगा, न्यूटन कहें या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 10 में आइए, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। इसको लिखते हैं हम लोग मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। इसका फॉर्मूला हो गया, लीनियर मोमेंटम को p से भी लिखा जाता है, आगे पढ़ेंगे। p बराबर m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। डायमेंशन लिखेंगे, मास का m आएगा, वेलोसिटी यहाँ का लिखे थे हम लोग lt-1, देखिए यहाँ पुट कर दीजिए mlt-2, mlt-1 आ जाएगा। ऐसा यूनिट निकालेंगे तो मास का हो गया किलोग्राम और ये हो गया मीटर पर सेकेंड, इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 11 में आइए, आवेग, जिसको अंग्रेजी कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, बल गुना समय। तो बल का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन और समय का जानते हैं सेकेंड, इसलिए ये हो गया न्यूटन सेकेंड, उसका ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन लिखेंगे तो बल का डायमेंशन देखिए यहाँ लिखा हुआ mlt-2, तो बल का लिखा हुआ है mlt-2 और टाइम का दे दिए t, तो -2 + 1 -1, इसलिए mlt-1 इम्पल्स का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट आइए वर्क, कार्य। कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन यहाँ लिखे हम लोग, फोर्स का डायमेंशन कहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए फोर्स का mlt-2, तो यहाँ लिख दिए हम लोग mlt-2 फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का l लिखे, तो एक l यहाँ पर है, एक l यहाँ पर है, 2 हो जाएगा ml2t-2। और इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो ये हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर को हम लोग
जूल कहते हैं, इसलिए वर्क का ऐसा यूनिट हो गया जूल। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। नेक्स्ट कम टू बलाघुर्न, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में टॉर्क कहते हैं। फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी, लंबवत दूरी यहाँ लेते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो डायमेंशन लिखेंगे तो बल का आप जान ही रहे हैं mL t-2, दूरी के लिए L लिखेंगे तो एक L और एक L बढ़ गया mL2t-2। तो देखिए यहाँ पर वर्क का डायमेंशन और बलाघूर्ण का डायमेंशन दोनों सेम है। तो आजकल जो MCQ क्वेश्चन आता है इसमें से किस पेयर का डायमेंशन सेम है, तो आप वहाँ पर इसको पूछा जा सकता है। और फिर इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का न्यूटन हो गया, दूरी का मीटर हो गया, इसलिए न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम, इसलिए डायमेंशन टी होगा और ऐसा यूनिट सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय आवर्तकाल, 1 बाय टाइम पीरियड, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर टी लिखेंगे 1 बाय टी, मतलब इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो 1 बाय टी लिखेंगे, ये टी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा t-1। और ऐसा यूनिट लेंगे इसको पर सेकेंड आ जाएगा, पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं उसके साथ। आइए ऊर्जा, किसी प्रकार की भी ऊर्जा हो, आपके पास कितनी ऊर्जा है इसका पता हम कैसे करेंगे, आप कितना वर्क करते हैं। इसलिए एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क, इसलिए ऊर्जा का मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन वर्क के मात्रक और बीमा के बराबर होगा। इसलिए बीमा इसका जो हो गया एनर्जी का वर्क के बराबर होगा। वर्क यहाँ लिखे हैं mL2t-2, तो mL2t-2 और यूनिट हो जाएगा इसका जूल। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऊर्जा का डायमेंशन mL2t-2, बलाघूर्ण का डायमेंशन mL2t-2 और देखिए वर्क का डायमेंशन mL2t-2, तीनों क्या हुआ, बराबर हुआ, तीनों का यूनिट जो है वो बराबर है। नेक्स्ट है नंबर 17, गतिज ऊर्जा। एक चीज आप याद रखिएगा, किसी प्रकार की भी ऊर्जा हो, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा हो या ध्वनि ऊर्जा हो या हीट एनर्जी हो, जितने प्रकार का एनर्जी है सबका यूनिट डायमेंशन सेम ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए देते हैं गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है ये, और इसका फॉर्मूला होता है आप जानते हैं ½ mv², ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ½ mv²। अब इसका अगर हम यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे, इसका अगर हम यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे तो आपको बताए थे प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नहीं होगा। m क्या है, मास है, तो मास हो गया आपका क्या, मास के लिए m लिखेंगे आप। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको बताए थे कितना, LT-1, वहां पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा m, l पे 2 पावर और t पे -2। आगे उसी प्रकार से एनर्जी का भी डायमेंशन देखेंगे, वही सेम चीज वहां पर होगा आपको mL2t-2। यहाँ से आप ऐसा यूनिट सेम होगा सबका, आपको बताया कि जितना होगा जूल होगा। आप यहाँ से एक और एनर्जी आता है स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला याद कीजिए आप, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, आप जानते हैं mgh, m हो गया द्रव्यमान, मतलब ये फॉर्मूला हो गया आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को जी से लिखते थे, और ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई। अब फिर इसका अगर बीमा लिखेंगे तो देखिए सेम चीज आएगा, द्रव्यमान के लिए m लिखेंगे, त्वरण का आप लिखे थे LT-2 और ऊंचाई का एक ठो L लिख देंगे, तो ये हो जाएगा m, एक L यहाँ पर है, एक L यहाँ पे है, L2t-2, L2t-2। इसलिए गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। जितना तरह का ऊर्जा आएगा सबके लिए डायमेंशन सेम आएगा। नेक्स्ट में आइए, अगला टर्म है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक चैप्टर ही है जो सिलेबस आपको लिखा है, उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें आप पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुना, वहां पर लेते हैं परपेंडिकुलर दूरी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन लिखना है इसलिए हम लोग इसको खाली डिस्टेंस लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें या इंक्लाइन डिस्टेंस लें, डिस्टेंस का यूनिट में भी होगा, इसलिए द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। यहाँ से इसका अगर आप बीमा निकालेंगे तो देखिए कितना, मास का हो गया, द्रव्यमान का m, दूरी का l हो गया, इसलिए L2 हो जाएगा इसका। और इसका अगर SI यूनिट लेंगे, यहाँ से आप SI यूनिट लेंगे इसका, तो द्रव्यमान का कितना हो गया, किलोग्राम, और दूरी का हो गया मीटर स्क्वायर,
इसलिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका ये डायमेंशन हो गया, किसका, जड़त्व आघूर्ण का। नेक्स्ट नंबर में आते हैं हम लोग 19 के बाद, जड़त्व आघूर्ण। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और जड़त्व आघूर्ण। खाली फॉर्मूला के पास अगर आपके दिमाग में है तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। 20 नंबर में आते हैं हम लोग प्रेशर। 20 नंबर में है दाब। दाब को अंग्रेजी में हम लोग प्रेशर कहते हैं, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। यहां से इसका अगर आप डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो आपको फोर्स का डायमेंशन बताया आपको, हम याद कर लीजिए उसको, mL/t-2, और एरिया का बताया है क्षेत्रफल का L2। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया m, ऊपर L 1 है और नीचे L यहाँ पर 1 है, और ये ऊपर चला जाएगा -2 हो गया, t-2 आ जाएगा ये। तो ये हो गया m L पे +1 -2 दैट इज -1 t-2, ये हो गया आपको, मतलब 1 में से 2 घट जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक L और यहाँ 2 L है, एक कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो ऊपर चला जाएगा mL-1 t-2। यहाँ से इसका अगर आप SI यूनिट निकालते हैं, इसके लिए SI यूनिट निकालते हैं तो बल का हो गया आपको न्यूटन, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग नया नाम देते हैं, इसको पास्कल भी कहते हैं, इसको पास्कल। इसलिए बल का जो SI यूनिट लेते हैं हम लोग पास्कल के रूप में लेते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, इसका है प्रतिबल, सेम चीज है ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस, प्रतिबल, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटे एरिया। इसलिए इसका भी जो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे बीमा अगर निकालेंगे तो सेम चीज आएगा, इसका डायमेंशन जब निकालेंगे तो आएगा वही mL-1 t-2, और अगर इसका SI यूनिट निकालेंगे तो सेम चीज आएगा, SI यूनिट यहाँ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे इसको हम लोग। यहाँ पर इसकी चलिए पास्कल की व्यवस्था, पास्कल चर्चा नहीं करेंगे। 22 में आप ले सकते हैं, जैसे कोण है आपको, कोण, एंगल, एंगल, इसका फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। मतलब इस ढंग से, ये चाप हुआ, ये त्रिज्या होगा, ये चाप है और ये त्रिज्या है r, ये r है, इसलिए फॉर्मूला होता है थीटा = L/r। तो यहां देखिए आप, इसकी भी दूरी कुछ मीटर में होगी और ये दूरी भी मीटर में होगी, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन इसका नहीं होगा। अगर इसका बीमा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर देते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं m0 L0 t0 लिख सकते हैं, या नहीं तो आप कर सकते हैं नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मतलब बीमाहीन, बीमाहीन राशि है, इसका कोई बीमा नहीं होगा। लेकिन इसका SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है, आप पढ़े, आपको जब पढ़ाए थे वहां पे SI यूनिट मतलब ये कौन सा क्वांटिटी हो गया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया है, मतलब पूरक राशि, पूरक मात्रक। वहां पर इसका आपको बताए थे रेडियन, रेडियन बताए थे। तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं एंगल। कोण एक ऐसी राशि है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। इसी से कौन से रिलेटेड है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। रेखीय वेग हो गया विस्थापन बटे समय, कोणीय वेग हो गया कोण बटे समय। कोण बटे समय में चले जाएंगे हम लोग यहां से। ट्वेंटी 23 एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। इसको हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में एंगुलर
वेलोसिटी, कोणीय वेग, फॉर्मूला वही हो गया, कोण बटे समय, कोण बटे समय। तो यहां से अगर आप इसका निकालते हैं, मतलब बीमा अगर आप यहां से निकाल लेते हैं, बीमा अगर आप निकाल सकते हैं, तो जैसे अभी आपको बताया कि कोण का कोई बीमा नहीं होता है, लेकिन टाइम का होगा टी, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं m0 L0 t-1, ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो सीधे t-1 भी लिख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। m0 L0 t-1 यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। कोणीय वेग, उसी प्रकार आता है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण भी आएगा आपको एक, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा इसका कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग बटे समय। तो फिर इसका अगर आप यहां से निकालते हैं, मान लीजिए बीमा निकालते हैं इसे, बीमा अगर आप निकाल सकते हैं यहां से, तो कोणीय वेग का बीमा देखिए आप लिखे यहां से t-1, और यहाँ टाइम t हो गया, तो ये हो जाएगा आपको सीधे t-2 लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर उसी रूप में लिखेंगे आप, तो m0 L0 t-2, ये कोणीय त्वरण का हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से इसका अगर आप SI यूनिट निकालते हैं, तो SI यूनिट आप निकाल सकते हैं इसको, कोणीय वेग का हो गया आपको, कोणीय वेग का निकाले थे आप, याद कीजिए, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट आ जाएगा आपको कोणीय त्वरण का। 25 नंबर में आप ले सकते हैं। मतलब इस तरह से हमारे पास कम से कम 50-60 क्वांटिटी है, जिसको कि एक साथ हम आपको बता देते हैं। आप फॉर्मूला आपके पास है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक साथ कॉपी में आप सारा चीज़ नोट कर लेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है आपको घूर्णन ऊर्जा। देखिए घूर्णन ऊर्जा मतलब रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये हो गया हाफ आई, हो गया आपको जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, और ये हो गया कोणीय वेग, कोणीय वेग का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। और तब देखिए बीमा निकालिए अपने से, कितना इजी है। देखिए यहाँ से इसका अगर आप बीमा निकालिए अपने से कितना होगा, तो हाफ साफ है क्योंकि प्योर नंबर है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होगा। जड़त्व आघूर्ण का भी लिखे थे हम लोग, ये जड़त्व आघूर्ण का लिखे थे बीमा ML2, और एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ बीमा लिखा हुआ है, कोणीय वेग का बीमा लिखा हुआ है आपको। देखिए यहाँ से T-1 लिखा हुआ है, तो T-1 का स्क्वायर होगा, T-1 का स्क्वायर होगा, इसलिए ML2 T-2, ML2 T-2, ये घूर्णन ऊर्जा का आपको क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। उसी प्रकार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में जो है 26 में आ सकते हैं आप। 26 में चले आइए आप। स्ट्रेन, इसको हम लोग विकृति कहते हैं, विकृति, स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, मूल लंबाई। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में एक रबर है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसको खींचे 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो सेंटीमीटर जब कट गया तो कोई इसका डायमेंशन या यूनिट नहीं होगा। इसलिए आप याद रखेंगे इसको कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर सपोज दैट कि छोटी L सेंटीमीटर था और ये कैपिटल L सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर कट जाएगा या मीटर कट जाएगा। इसलिए इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, मतलब ये एक बीमाहीन राशि है,
बीमाहीन राशि है, और इसी को मात्रकहीन, मात्रकहीन मतलब इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनलेस या फिर इसको यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया है। मतलब हम लोग कुछ राशि ऐसा है जिसके पास, जैसे एंगल था, एंगल को बताया कि यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट डायमेंशन दोनों नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल अभी आपको एक तो मिला यहाँ से, क्या कर सकते हैं, विकृति। और कौन सी क्वांटिटी है जिसका कि यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, वो हम यहाँ पर आपको लिखते हैं, देखेंगे आप उसको कि ये सब क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट कुछ भी नहीं होता है। 27 आपेक्षिक घनत्व जिसको हम लोग कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व मतलब किसी वस्तु का घनत्व को हम लोग कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वस्तु का घनत्व, यहाँ हो गया आपको वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं पानी का घनत्व। ये पानी का घनत्व जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है, दैट इज मैक्सिमम। तो डेंसिटी यहाँ पर भी है घनत्व का मात्रक, और यहाँ पर भी घनत्व का मात्रक आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर लेते हैं इसको, जैसे वहाँ निकाले थे हम लोग किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका भी आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए नो यूनिट नो डायमेंशन, मतलब इसका हो गया आपको फिर कि नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। 28 भी ले सकते हैं आपको। आपेक्षिक घनत्व के बाद आ गया आपको घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, इसको हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, डिनोट करते हैं इसको हम लोग म्यू से, और फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू इंटू आर, F बराबर म्यू इंटू आर। आप पढ़ेंगे जब घर्षण पढ़ाएंगे आपको कि ये वस्तु है यहाँ पर रखा हुआ है, इसका वेट इधर काम करता है, ये वस्तु को ऊपर डालता है, आर हो गया, इसमें इधर हम अगर गति देना चाहते हैं तो इसकी गति का विरोध करता है, इधर घर्षण बल काम करता है। तो म्यू बराबर आपको हो जाएगा यही F बटे आर। तो देखिए F एक प्रकार का बल है, ये भी बल हो गया, दिस इज फोर्स, और आर भी भार के बराबर है, ये भी बल है। मतलब दोनों बल है, ऊपर भी बल है और नीचे भी बल है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। इसलिए नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका मात्रक और बीमा नहीं होगा। मतलब ये भी एक बीमाहीन राशि है और मात्रकहीन राशि है। इस प्रकार का कुछ और क्वांटिटी है जिसका हम यहाँ पर आपको सीधे नाम लिख देते हैं, और जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे आप, वहाँ से आपको मिलते जाएगा ये, वहाँ पर ये बीमाहीन राशि फिर आपको आ जाएगा, यहाँ से कि नहीं आता है। एक आता है, यहीं पर लिख देते हैं 29 में, एक आता है पॉइसन्स रेशियो, POISS, पॉइसन्स रेशियो, इसको पॉइसन का अनुपात कहते हैं लोग, पॉइसन का अनुपात। आपको याद रखना है कि ये नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। फिर आता है एक कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको ई से लिखते हैं, ये भी होता है नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका भी कोई मात्रक बीमा नहीं होती है इसके साथ में। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये पढ़ेंगे आप, इलास्टिसिटी जब पढ़ाएंगे वहां पर आपको मिलेगा। तो कुछ क्वांटिटी आपके पास ऐसा है जिसका कि यूनिट और डायमेंशन दोनों होता है, कुछ क्वांटिटी ऐसा है जिसका यूनिट है तो डायमेंशन नहीं है, कुछ क्वांटिटी ऐसा है जो जिसका यूनिट और डायमेंशन दोनों में से कोई नहीं होता है।
नेक्स्ट नंबर 30 में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 30 में आते हैं, आपको यहां से देखिए एक आता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम लोग कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अभी आप देखे थे कि स्ट्रेस का यूनिट और डायमेंशन होता है, लेकिन विकृति का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो चूंकि ये नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है, किसका, विकृति का, तो इसका मतलब क्या बच गया, ये प्रतिबल। इसलिए इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक और बीमा होगा वो प्रतिबल के मात्रक और बीमा के बराबर होगा। तो दैट इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं प्रतिबल के मात्रक और बीमा के बराबर हो जाएगा आपको। तो प्रतिबल का जो मात्रक और बीमा लिखे थे आप वहां पर लिख सकते हैं इसको, कि इसका आप बीमा लिख सकते हैं। प्रतिबल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फोर्स बाय एरिया। तो वहां पर आया था ML-1T-2, और यहाँ पर इसका आप SI यूनिट लिखे थे, SI यूनिट लिखे थे वहां पर, उसका आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो आया था आपको वहां से प्रत्यास्थता गुणांक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में आइए आप, यहाँ से आपको मिलेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ये, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल G से लिखते हैं। आप इसको याद कीजिए कि क्लास 9 में पढ़े थे आप, क्लास 9 में पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू G m1 m2 बटे r स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक बॉडी था m1, दूसरा बॉडी यहाँ पे था m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r था, तो दोनों के बीच में जो द्रव्यमान के कारण बल लगता था वो ये फॉर्मूला आता था, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ से अगर आप G निकाल लेते हैं, G को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ गुना कर दिए, क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमान निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, F हो गया बल, R हो गया दूरी, तो इसको लिख सकते हैं आप दूरी का स्क्वायर, और ये हो गया दोनों द्रव्यमान, ये हो गया आपको द्रव्यमान का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप इसका बीमा निकालेंगे, अगर यहां से इसका बीमा निकालते हैं तो बल का बीमा हो गया कितना, MLT-2, दूरी का L है तो स्क्वायर है, और नीचे M है दो ठो तो M स्क्वायर। देखिए एक M यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा M-1। L देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 है और एक यहाँ पर हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 हो गया, और T-2 हो गया, तो ये M-1 L3T-2, ये हो गया इसका बीमा, ये बीमा हो गया। इसका अगर SI यूनिट आप निकालेंगे, SI यूनिट अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये हो गया, मतलब इसको कर सकते हैं आप यहाँ से, बल, बल का क्या हो गया न्यूटन, और दूरी का हो गया मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान का हो गया केजी, केजी को ऊपर ले जाओगे केजी पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। नेक्स्ट नंबर आते हैं हम लोग 32 में आते हैं, उसको आता फॉर्मूला है क्वांटिटी जो है वो है गुरुत्वीय विभव। सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, और बेसिक डायमेंशन का जो सिंबल है उसको याद रखिए, तुरंत बनते जाएगा आपको। बेसिक क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो याद रखिए तो निकलते जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय विभव है, ये गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान। तो कितना इजी है, देखिए फॉर्मूला आपको हो गया, तो वर्क का डायमेंशन लिखिए और द्रव्यमान का डायमेंशन लिखिए, दोनों मिला दीजिए, आपको निकल जाएगा एक साथ। तो इसका अगर आप बीमा लिखना चाहते हैं
बीमा अगर लिखना चाहते हैं तो वर्क का कितना हो गया ML2T-2 और नीचे M आ गया, M कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं M0 भी लिख सकते हैं L2T-2, ML2T-2। यहाँ से इसका अगर आप SI यूनिट कर देते हैं तो वो भी आ जाएगा आपको, SI यूनिट आ जाएगा आपको, वर्क का हो गया जूल और नीचे हो गया किलोग्राम, इसलिए जूल पर केजी, जूल पर केजी। 33 नंबर में आप चले गए तो वहां है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। इसका फॉर्मूला होता है बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान, ये फॉर्मूला इसका हो गया आपको। तो फिर आप इसका बीमा अगर निकालेंगे तो बल का बीमा तो आप जानते हैं, बल का बीमा जानते हैं आप ML-T-2 और द्रव्यमान का M हो गया, फिर ये दोनों कैंसिल कर देंगे आप, तो M0 L-T-2, ये हो गया इसका। और इसका अगर आप SI यूनिट लिखेंगे यहां से तो आपको आ जाएगा, SI यूनिट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, वहां से आके आपको। नेक्स्ट नंबर 34 में गुरुत्वीय विभव हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया यहां से। उसके बाद आइए आप श्यानता गुणांक, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्यानता गुणांक। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको सिंबल हम लोग देखेंगे इस तरह से, इसको ईटा पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ईटा के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ईटा, एल टी करके थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ईटा का, ये हो गया बल गुना दूरी, बल गुना दूरी बटे क्षेत्रफल गुना वेग, क्षेत्रफल गुना वेग, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहां से इसका बीमा निकालिए, देखिए यहां से इसका आप बीमा निकालिए, देखिए क्या होगा। सो बल है तो बल का हो गया आपको ML-T-2 बल के लिए, दूरी के लिए आइए तो दूरी का हो गया L, एरिया के लिए आइए तो एरिया का क्या होगा L2, वेग के लिए आएगा तो क्या होगा L-T-1। यहां से एक एक कैंसिल हो गया, एक L यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपको, ये हो जाएगा ML-1। और T देखिए T-2 पहले से ऊपर है और एक -1 ऊपर जाएगा, -2 + 1, ये आ जाएगा ML-1 T-1, ये इसका डायमेंशन हो गया ML-1 T-1। इसका अगर आप बीमा तो निकल गया, अगर इसका यहाँ से आप SI यूनिट निकालना चाहते हैं, SI यूनिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ निकाल दीजिए। बल का हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर, यहाँ से हो गया मीटर स्क्वायर और यहाँ से हो गया मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, S-1 ऊपर चला जाएगा, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये हो गया आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। उसके बाद एक आता है बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, नंबर 35 में आएंगे, यहां से देखेंगे आप बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F = kx, k = F/x, मतलब बल बटे लंबाई, बल बटे दूरी, ये इसका फॉर्मूला हुआ। F = क्या, k = F/x, फॉर्मूला इसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, आगे जाके पढ़ेंगे आप। F = -kx के रूप में आता है, तो k = F/x। यहां से अगर इसका बीमा निकालेंगे आप, बार बार कह रहे हैं बीमा निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो बल का हो गया कितना आपको ML-T-2 और बचे L हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं ML0T-2, ML0T-2, ये हो गया आपको इसका डायमेंशन। और इसका यहाँ से अगर आप SI यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट अगर आप यहाँ से निकालते हैं
तो बल का हो गया न्यूटन और लंबाई का मीटर हो गया दूरी का, इसलिए न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। 36 उसके बाद आइए आप यहां से कोणीय संवेग। 36 में आइए कोणीय संवेग, इसको लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। यहां से अगर आप इसका बीमा निकालना चाहेंगे तो जड़त्व आघूर्ण का बीमा हम लोग निकाले थे, याद कीजिए ml2, और एंगुलर वेलोसिटी का निकाले थे t-1 दोनों को मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन इसका। फिर यहाँ से इसका अगर आप SI यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट अगर आप निकालना चाहेंगे तो जड़त्व आघूर्ण का हो गया, क्या आपको बताए थे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट हो गया आपको एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट नंबर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फॉर्मूला होता है इसके बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, फोर्स बाय लेंथ। तो यहां से अगर इसका बीमा आप निकालेंगे, बीमा अगर इसका यहां से आप निकालना चाहेंगे तो बल का आप जानते हैं mlt-2 और नीचे l, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ml0t-2। तो यहां देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन और ये फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन दोनों क्या है, सेम आ रहा है। ml0t-2 वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका SI यूनिट भी निकालेंगे तो सेम ही चीज आएगा। SI यूनिट भी अगर आप निकालेंगे तो बल का हो गया वही न्यूटन और ये हो गया मीटर, इसलिए हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। दोनों का डायमेंशन एक साथ और दोनों का यूनिट भी एक साथ आ गया आपको। 37। नेक्स्ट कम टू 38 में हम लोग देखते हैं, इसलिए आप डायमेंशन को रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको रटेंगे नहीं, फॉर्मूला निकालते जाएंगे और हर चैप्टर को जब पढ़ाया जाएगा, ग्रेविटेशन पढ़ाया जाएगा तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितना आएगा डायमेंशन, फिर वहाँ पर हम लोग उसको चर्चा करते हैं और तब उसमें जो है निकालने में आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहले से आपके पास आइडिया बना हुआ है उसको। अब आइए यहाँ से ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, इसको हीट एनर्जी कहा जाता है, याद रखिएगा हीट एनर्जी। तो आपको हम बार बार बताएं कि हीट एनर्जी का मतलब हुआ कि जितने प्रकार की ऊर्जा है सबका यूनिट डायमेंशन सेम होता है। इसके सबका जब सेम होता है तो यहाँ से अगर आप बीमा निकालेंगे तो बीमा आपका वही हो जाएगा ml2t-2, और यहाँ से अगर आप इसका SI यूनिट निकालेंगे तो आपको बताया कि जितना प्रकार का एनर्जी है सबका SI यूनिट हम लोग जूल ही लेंगे, जूल के साथ लेंगे। नेक्स्ट कम टू 39 में हम लोग आते हैं। उसमें ऊर्जा हो गया आपको स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मीय धारिता, विशिष्ट ऊष्मीय धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला खाली आपको याद होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वही है ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुना ताप, द्रव्यमान गुना ताप, टेम्परेचर। तब अगर इसका आप यहां से बीमा निकालेंगे, अगर आप इसका यहां से बीमा निकालेंगे, ऊष्मा का क्या हो जाएगा जूल, सॉरी बीमा निकाल रहे हैं तो बीमा तो वहां ऊपर में लिखा हुआ देखते हैं ml2t-2, और द्रव्यमान का m हो गया और ताप का बताए थे केल्विन या थीटा लिखेंगे,
तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा, m0 L2 t-2 k-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। यहां से अगर इसका नेक्स्ट एसआई यूनिट निकालेंगे आप, एसआई यूनिट, तो ऊपर हो गया जूल, नीचे केजी केल्विन, इसलिए जूल पर केजी पर केल्विन, इसका ये डायमेंशन हो गया हम लोग का, जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट है गुप्त उष्मा, भी इसमें एक आता है गुप्त उष्मा, और ये फिर एक और आता है नंबर में 40 में, वो चलते हैं यहाँ से, वो है उष्मीय धारिता, थर्मल कैपेसिटी उसको कहते हैं, उष्मीय धारिता मतलब थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, सिर्फ फॉर्मूला इसका याद रखिए, सिर्फ फॉर्मूला इसका याद रखिए, आसानी से बनेगा उष्मीय कैपेसिटी का, मतलब द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मा धारिता, इसका फॉर्मूला हो गया आपको द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मीय धारिता। मतलब अब यहाँ से द्रव्यमान का जान रहे हैं m, और विशिष्ट उष्मा धारिता का यहाँ फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है इसका, इसलिए इसका अगर आप बीमा निकालेंगे, द्रव्यमान का m हो गया और विशिष्ट उष्मा का जितना लिखा है यहाँ पर 0 था, अब इसमें 7 आ जाएगा, mL2 t-2 k-1, mL2 t-2 k-1, इसका आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर SI यूनिट निकालेंगे इसका, आप SI यूनिट निकालेंगे तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, ये जूल कट जाएगा यहाँ से, किलोग्राम हो गया, और जूल पर केजी पर केल्विन, तो ये दो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन आ गया आपको, ये हो गया आपको उष्मीय धारिता। नेक्स्ट नंबर 41 में आते हैं हम लोग, गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट, ऐसा हीट जो स्टेट को चेंज करने में खर्च होता है, ठोस को द्रव में या द्रव को गैस में, वेपर में, वाष्प में बदलने के लिए खर्च होता है, लेकिन टेम्परेचर उसका नहीं बदलता है, उस हीट को हम लोग कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा हम लोग आते हैं यहाँ से 41, आपको आ गया यहाँ से गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लोग L से लिखते हैं H/m, उष्मा बटे द्रव्यमान, उष्मा बटे द्रव्यमान, आराम से बीमा आप निकाल दीजिए यहाँ से। उष्मा मतलब उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ऊर्जा का डायमेंशन, mL2 t-2 बाय m, कैंसिल हो गया, L2 t-2, m लिखेंगे आप तो m0 लगा दीजिए यहाँ से। यहाँ से इसका SI यूनिट लीजिए, SI यूनिट लीजिए, तो ये हो जाएगा जूल पर केजी, उष्मा का जूल हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया ये, इसलिए ये हो गया जूल पर केजी, जूल पर केजी। नेक्स्ट है 42, इसमें है उष्मीय चालकता गुणांक, उष्मीय चालकता गुणांक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया इसको, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता गुणांक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला वही हो गया उष्मा गुना दूरी या लंबाई, जो कह सकते हैं आप, उष्मा गुना लंबाई बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुना ताप गुना समय, क्षेत्रफल गुना ताप गुना समय, ये इसका फॉर्मूला हो गया आपको। अब यहां से इसका अगर बीमा आप निकालते हैं, बीमा निकालते हैं आप, देखिए ये हीट का है, हीट में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो वहां पर ये सब मिलेगा आपको। इसका बीमा निकाल चुके हैं, mL2 t-2
लंबाई का L हो गया, क्षेत्रफल का L2 हो गया, टेम्परेचर का K हो गया, टाइम का T हो गया, टाइम का T हो गया। तो ये फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपको M L T माइनस 3 K माइनस 1, M L ये T ऊपर चला गया माइनस 3 K माइनस 1, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से SI यूनिट लिखिए, इसे क्या आता है इसका SI यूनिट, अगर आप लेंगे यहाँ से SI यूनिट लेंगे तो क्या आएगा आपको, देखिए यहाँ से जू उसका हो गया जूल, नीचे हो गया मीटर, ऊपर मीटर हो गया, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया केल्विन और ये हो गया सेकेंड। तो जूल बटे सेकेंड आपका वाट कहलाएगा, एक मीटर यहाँ से कट जाएगा, इसलिए वाट पर मीटर पर केल्विन, ये इसका SI यूनिट आ गया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चालकता गुणांक और गुप्त ऊष्मा दोनों का यहाँ से रिलेटेड आया। नेक्स्ट है हम लोग का 43 में देखते हैं हम लोग वेग प्रवणता। वेग प्रवणता इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब दूरी के साथ वेग कैसे बदलता है, इसलिए आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं वेग बटे दूरी, वेग बटे दूरी। तब अगर इसका यहां से आप बीमा निकालेंगे, अगर यहां से बीमा निकालेंगे तो वेग का होता है LT माइनस 1 और दूरी का L हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा T माइनस 1। तब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वेग प्रवणता की जो बीमा है वो किसके बीमा के बराबर होगा, हम लोग बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी की बीमा के बराबर होगा। और दूसरा बोलिए, वहाँ बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी की बीमा के बराबर होता है, क्योंकि एंगल बाय टाइम वहाँ पर भी था, इसलिए ये हो जाएगा आपको। नेक्स्ट हो गया इसका, अगर SI यूनिट आप निकालेंगे तो SI यूनिट हो जाएगा वही इसका पर सेकंड, प्रति सेकंड के बराबर इसका आ जाएगा इसको। उसके बाद आता है 44 में ताप प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट 44। ताप प्रवणता मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट ताप प्रवणता, इसका फॉर्मूला वही हो गया ताप बटे दूरी, ताप बटे दूरी। तो इसका अगर आप SI यूनिट, पहले अगर आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं, डायमेंशन अगर लिखना चाहते हैं, बीमा लिखना चाहते हैं, तो ताप हो गया K और ये हो गया L, इसलिए K L माइनस 1 ये हो गया आपको। यहाँ से अगर आप SI यूनिट लिखना चाहते हैं, इसका SI यूनिट लिखना चाहते हैं तो ताप का हो गया केल्विन पर मीटर कर दीजिए, केल्विन पर मीटर, यहाँ से निकल जाएगा आपको। नेक्स्ट कम टू 45 में आइए आप, यहाँ से प्लांक्स कांस्टेंट। कुछ ऐसा कांस्टेंट होता है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो ये हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लांक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। फॉर्मूला इसका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब यहां से इसका बीमा लिखिए आप, डायमेंशन लिखिए। एनर्जी का हो गया कितना ML2 T माइनस 2 और इसका हो गया T माइनस 1 फ्रीक्वेंसी का। इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा ML2 और देखिए T माइनस 2 है प्लस 1 हो जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा, T माइनस 1। चूंकि यहाँ पर -2 पहले से है, ये जो -1 है ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा यहाँ से। इसका अगर आप SI यूनिट निकालेंगे, यहाँ से SI यूनिट निकालेंगे तो ऊर्जा का जूल हो गया, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है पर सेकेंड, तो ऊपर चला जाएगा जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा इसको। 46 में चले आइए आप, बोल्ट्जमान नियतांक आता है, बोल्ट्जमान नियतांक।
बोल्ट्जमैन नियतांक। के से इसको लिखते हैं BOLTZMAN, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट को हम लोग H से लिखते हैं, इसको K से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर, ऊर्जा बटे ताप। कौन सा ऊर्जा यहां पर ले रहे हैं आप, सब जगह याद रखिएगा, हीट एनर्जी ले रहे हैं हम लोग। ऊर्जा बटे ताप, एनर्जी बाय टेम्परेचर, इसलिए जूल पर केल्विन। और जो ऊपर डायमेंशन था उसमें आप इसको चेंज करेंगे, एनर्जी बाय टेम्परेचर इसका फॉर्मूला हो गया आपको। तो इसका अगर आप यहां से बीमा निकालते हैं, तो ये हो गया ML2T-2 और नीचे हो गया K, ये हो जाएगा ML2T-2K-1। और यहां से अगर इसका SI यूनिट कर देते हैं आप, यहां से SI यूनिट अगर कर देते हैं तो हो जाएगा जूल इसका, और नीचे केल्विन, तो जूल पर केल्विन उसका यूनिट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ डायमेंशन हो गया आपको। नेक्स्ट आता है गैस कांस्टेंट। 48, गैस स्थिरांक इसको कहते हैं हम लोग, गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग R से लिखते हैं, और R का फॉर्मूला होता है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, PV = nRT। तो R बराबर हो जाएगा PV = nRT, तो R बराबर हो जाएगा PV बटे N × T, मतलब दाब गुना आयतन बटे मोल की संख्या गुना ताप, तो यहां से अगर इसका बीमा निकालेंगे, अगर आप यहां से इसका बीमा निकालना चाहते हैं तो दाब का बीमा आपको निकाले थे ML-1T-2, आयतन का निकाले थे L3, मोल की संख्या को कोई बीमा नहीं होगा, ये होगा कैपिटल K, ये हो जाएगा M। देखिए यहाँ पर L-1 है, +3 है, 3 में से ये घट जाएगा जी, ML2T-2 K-1, ML2T-2 K-1, ये इसका बीमा हो गया। और अगर इसका आप SI यूनिट निकालते हैं यहाँ से, SI यूनिट अगर आप निकालते हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपको, सब कुछ निकाल देने के बाद तोड़ करके सब आ जाएगा 2 न्यूटन जूल पर मोल पर केल्विन, इसका SI यूनिट आएगा। जूल मतलब न्यूटन मीटर आएगा, कैंसिल करके आप निकाल लेंगे वहां से, तो ये आ जाएगा आपको जूल पर मोल पर केल्विन। आइए 49 में आते हैं, हम लोग देखते हैं 49 में है दाब प्रवणता। 49 जो है हम लोग का, वो आएगा दाब प्रवणता। 49 में है दाब प्रवणता, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट इसको हम लोग कह सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। फिर वही हो जाएगा, दूरी के साथ दाब में परिवर्तन, दाब बटे दूरी के साथ दाब में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां से अगर आप निकालते हैं, इसका बीमा अगर निकालना चाहते हैं यहां से, तो दाब का हो गया कितना, ML-1T-2, और ये दूरी का हो गया L, ये ऊपर चला जाएगा आपको ML-2T-2, ये हो जाएगा आपको वहां से। और इसका अगर आप SI यूनिट निकालेंगे, यहाँ से SI यूनिट अगर आप निकालते हैं तो दाब का हो गया पास्कल, और नीचे हो गया दूरी, इसलिए पास्कल पर मीटर के रूप में इसका हम लोग डायमेंशन ले सकते हैं। 50 नंबर में आइए आप, यहाँ से 50 नंबर आइए, देखिए यहाँ से कुछ और कांस्टेंट है, जैसे कि नेक्स्ट है स्टीफेंस कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हम लोग पढ़े यहाँ से। उसके बाद आता है एक वीन्स कांस्टेंट, इसको हम लोग विन का नियतांक भी कहते हैं, विन का
नियतांक, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। इसको हम लोग बी से लिखते हैं, पहुंच कर दो। और फॉर्मूला होता है इसका लैम्डा, मतलब विन्स लॉ है, विन्स लॉ पढ़ेंगे, लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी, ये विन्स लॉ कहलाता है। ये विन्स कांस्टेंट हो गया। तरंगदैर्घ्य गुना ताप, इसका फॉर्मूला हो गया आपको तरंगदैर्घ्य गुना ताप। और तरंगदैर्घ्य एक प्रकार का क्या है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, इसको याद रखना है आपको। इसलिए इसका बीमा अगर लिखेंगे आप, वेवलेंथ इज टाइप ऑफ लेंथ, तो ये हो गया मीटर केल्विन, सॉरी एल के इसका हो जाएगा। और अगर इसका एसआई यूनिट निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो एसआई यूनिट निकालेंगे तो ये जाएगा मीटर केल्विन इसका एसआई यूनिट हो गया। 51 में आइए, स्टीफेन्स कांस्टेंट, स्टीफेन का नियतांक है वो, स्टीफेन्स कांस्टेंट उसको हम लोग कहते हैं। स्टीफेन का नियतांक, स्टीफेन्स कांस्टेंट इसको सिग्मा से लिखते हैं। और सिग्मा का फॉर्मूला होता है E बाय टी टू द पावर 4, E बाय टी टू द पावर 4। वहां पर है ऊर्जा पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये जो E है, इस E का मतलब हो गया, आपको इस तरह से कह सकते हो, ये E है क्या, आप यहाँ देखिए, अगर किसी बॉडी के A क्षेत्रफल पर T सेकंड में H हीट पड़ता है, तो यूनिट एरिया पर 1 सेकंड में जो हीट पड़ेगा वो होगा H/AT, दिस इज E। E का मतलब हो गया आपको हीट बटे क्षेत्रफल गुना ताप, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं, इसलिए देखिए E की जगह पर लिख रहे हैं ऊष्मा बटे क्षेत्रफल गुना समय, ये हो गया E के लिए। और नीचे है T टू द पावर 4, मतलब ताप का 4 पावर। अब इसका हम लोग बीमा लिखते हैं, देखिए, अब इसका बीमा लिखे, ऊष्मा का हो गया कितना, mL2T-2, नीचे क्षेत्रफल का हो गया L2, टाइम का हो गया T, और ये हो गया K के पावर 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचा, m L0 T ऊपर चला जाएगा, -3 K -4, m L0 T-3 K -4, ये हो गया आपको स्टीफेन्स कांस्टेंट का m L0 T-3 K -4। इसका बीमा निकल, यहाँ से बीमा निकल गया। अब यहाँ से इसका SI यूनिट भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो SI यूनिट का हो जाएगा आपको, यहाँ से निकाल देखिए, यहाँ से जूल हो गया, इसको पूरा काट छांटा कर देते हैं आप यहाँ से, ये हो गया जूल बटे क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, समय का हो गया सेकेंड, मीटर स्क्वायर समय का हो गया सेकेंड, और ये हो गया केल्विन का पावर 4। जूल बटे सेकेंड जो है ये वाट कहलाता है, इसलिए वाट पर मीटर स्क्वायर K -4, वाट पर मीटर स्क्वायर K -4 के साथ में ये आएगा हम लोग का वाट पर मीटर स्क्वायर K -4 के साथ ये हम लोग का यहाँ से आएगा। तो अभी तक जो हम आपको बताए, ये 11th क्लास का जो डायमेंशन निकालने का मैक्सिमम क्वांटिटी वो हमने टेक ओवर किया। इसी के साथ कुछ 12 का भी आता है, तो 12 से क्लास जो स्टार्ट होता है वहाँ भी बताते हैं, नहीं तो फिर इसमें हम लोग जो आएगा इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार और बता देंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बंद करके, निश्चित उम्मीद है कि आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर आपको दिक्कत हुई होगी तो अगर इस प्रकार प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में इसको डालिए और आराम से इसको लिखिए, फॉर्मूले को याद कीजिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है आपको तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि दूर दराज में जो बच्चे हैं उनको ये बिना किसी के पास जाए हुए अपने घर बैठे पूरा यूनिट और पूरा डायमेंशन उसके नज़र में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।